भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने व्यतिकरण की व्याख्या करी थी और व्यतिकरण की जो प्रतिरूप वाली स्थिति थी उसके बारे में भी हमने बताया था कि कैसे फ्रिंज प्रतिरूप बनता है और उन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या क्या होती है, किन किन रेखीय स्थितियों पर वो फ्रिंजें बनती हैं, कोणीय स्थिति उन फ्रिंजों की क्या होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए फ्रिंजों की स्थिति क्या रहती है, उनकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अपन सारे के सारे प्रयोग को, एक्सपेरिमेंट को अगर अपन किसी दूसरे द्रव में या किसी दूसरे मीडियम में अगर अपन रख दें, डिस्प्लेस कर दें, तो उस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। इन सारे प्रभावों की अपन ने व्याख्या करी थी। श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण कैसे होता है वो भी हमने बताया था। उसके सिमिलर एक दूसरा गुण भी और हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, जिसको अपन क्या कहते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं उसको? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। उसको अपन क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी तरंगों का क्या है? अभिलाक्षणिक गुण है। ये भी क्या है? तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी जहाँ भी विवर्तन की घटना प्रेक्षित होती है, आप डेफिनेटली मानिए कि वहाँ तरंग स्वरूप विद्यमान है ना। चाहे वो किसी भी घटना के लिए हो, लेकिन जहाँ भी आपको विवर्तन दिखाई देता है वहाँ आप ये डेफिनेट मानिए कि वहाँ तरंग स्वरूप जरूर उपस्थित है। चाहे वो ध्वनि का विवर्तन हो, चाहे प्रकाश तरंगों का विवर्तन हो, चाहे और किसी प्रकार की तरंगें हैं उनका विवर्तन हो। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि विवर्तन होता क्या। व्यतिकरण के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर भी चुके और समझ में भी आ गया आपको लगभग, होप सो। लेकिन विवर्तन की बात अब अपन नए सिरे से करते हैं। विवर्तन में देखो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी कमरे में बैठे रहते हैं, है ना, और दूसरे कमरे में टेलीविज़न चल रहा होता है ना। अब वो जो टीवी है उसकी साउंड अगर उस कमरे में बढ़ा देते हैं तो हमें यहाँ तक सुनाई दे जाती है ना। लेकिन ये थोड़ी कि अपना कमरा बंद है फिर भी सुन जाती है। लेकिन ये थोड़ी कि अपना कमरा बंद है तो उस टीवी का जो रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है उसकी स्क्रीन से, वो भी अपने तक आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन साउंड आ जाती है ना। ये भी ऐसा क्यों होता, ये भी अपन पढ़ेंगे। ये भी सारी बात किस पर निर्भर करती है? विवर्तन की घटना पर निर्भर करती है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं और वो किसी ऐसी दीवार या किसी ऐसे ऑब्स्टेकल या किसी ऐसे अवरोध के साथ इंटरेक्शन करती हैं, यानी अवरोध तक पहुंचती हैं, और उस अवरोध की जो साइज होती है वो साइज अगर इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य के अनुकूल होती है, अनुकूल मतलब इनके लगभग बराबर सी होती है, उस स्थिति में प्रकाश किरणें मुड़ती हैं। उस स्थिति में क्या होती है? प्रकाश किरणें मुड़ती हैं। और प्रकाश किरणों का ये जो मुड़ना है ये क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्योंकि अपन ने शुरुआत में आपने पढ़ा है कि प्रकाश किस रूप में चलता है? रेजुरेखीय संचरण उसका बताते हैं, स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन उसका बताते हैं, सरल रेखीय उसका प्रोपोगेशन या संचरण अपन बताते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है ना। लेकिन किसी सतह से अगर वो टकराता है और सतह की साइज अगर तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर की होती है तो उस स्थिति में प्रकाश वहाँ से मुड़ता भी है ना। और इस घटना को अपन क्या कहते हैं? इस घटना को अपन क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यानी तीक्ष्ण सतहों से, तीक्ष्ण किनारों से जिनकी साइज है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर की होती है, वहाँ से प्रकाश का अपने ऋजु रेखीय संचरण यानी सरल रेखीय संचरण से विचलन होना, विचलन की घटना, वही क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो तरंगों का विवर्तन अपन बेसिकली कैसे डिफाइन करें? प्रकाश का अपने सरल रेखीय पथ से विचलन, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और ये जो विचलन होता किससे होता है? वस्तुओं के या जो भी आपके पास ऑब्स्टेकल है, वस्तुओं के तीक्ष्ण किनारों से।
इनसे। तीक्ष्ण किनारा होने का मतलब क्या है कि उनका जो आकार है ये किसके ऑर्डर का हो, तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर का हो। ये क्या, ये साइज है वस्तु की, है ना। और ये साइज जब लैम्डा के आसपास की होती है तब अपन को ये देखने को मिलता है कि प्रकाश अपने सरलरेखीय पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, कौन सा एग्जाम्पल लें, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सिंगल स्लिट लेते हैं, है ना, या सिंगल स्लिट से अलावा भी अपन एक सिंपल सी बात करते हैं कि सपोज मेरे पास एक गत्ता है ना, स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन है, ये स्क्रीन मैंने ले रखी है ना, ये स्क्रीन मैंने ले रखी है, ये पर्दा है, गत्ता है जो सामने मैंने रखा। अब इधर से क्या किया, एक प्रकाश पुंज मैंने इस पर डाला, है ना, एक प्रकाश पुंज मैंने इस पर डाला। वो सपोज बेलनाकार अपने पास है, ये प्रकाश पुंज है इस प्रकार से, और ये सरलरेखीय संचरण इसका है प्रकाश पुंज का, यानी प्रकाश किरणें जा रही है ऐसे सरलरेखीय पथ का अनुसरण करते हुए ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, यहाँ आके गिरती हैं पर्दे पर, है ना। इस रीजन में आपको तीव्रता मिलती है, पर्दे का ये भाग क्या मिलता है, चमकीला। जैसे आपने देखा होगा पूरा जो कमरे होते हैं, कमरे में जो ऊपर रोशनदान छोड़ा होता है ना, वहाँ से कई बार लाइट आती है तो आपने देखा होगा ना, वो लाइट सीधी की सीधी सामने वाले दीवार पर गिर जाती है एज इट इज़ उसी साइज में, है ना। तो इस प्रकार से प्रकाश इस प्रकार से गिर रहा है सपोज, ठीक है। अब क्या कहूँ मैं कि मैंने एक दूसरा गत्ता लिया, वो थोड़ा मोटा है ना, उसकी साइज़ क्या थोड़ी मोटी है, दूसरा गत्ता लिया या कोई दूसरी सीट ली जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है थोड़ी सी, वो सीट मैं ऐसे लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ। सपोज ये थोड़ी ज़्यादा मोटाई की सीट है एक, है ना, ये मैंने कंसीडर करी, ये मैंने ली। मैं क्या करता हूँ, इस सीट को थोड़ा ऊपर खिसकाता हूँ, है ना। जैसे जैसे इस सीट को मैं थोड़ा सा ऊपर खिसकाऊंगा यहाँ से, ये लो जनाब, मैंने क्या किया, इस सीट को थोड़ा ऊपर खिसकाया, यहाँ तक खिसका दिया, यहाँ तक खिसका दिया, इस सीट को खिसका दिया मैंने। प्रकाश किरणें ये जो आपतित हो रही थी, अब देखो जरा, ये जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी, ये प्रकाश किरणें क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, ठीक है। यानी ये प्रकाश किरणें क्या हो गई, रुक गई, और बाकी ऊपर वाला प्रकाश है, यानी ऊपर वाली प्रकाश किरणें वो क्या हो रही हैं, सारी की सारी यहाँ पहुँच रही हैं। अब रीजन क्या हो गया प्रकाश का, प्रकाशित क्षेत्र ये इतना सा रीजन है जो प्रकाशित हो रहा। बाकी नीचे वाले में क्या आ गई, छाया वाली स्थिति आ गई। ऐसा ही होता है, अपन क्या करते हैं, वो जो अपने पास रोशनदान है, उस रोशनदान में अपन थोड़ा सा गत्ता क्या करते हैं, यूँ खिसका देते हैं, है ना। आधा रोशनदान बंद कर दिया तो उससे जो आने वाली लाइट है वो आधी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और ये जो आधी लाइट यहाँ से यहाँ वाली ब्लॉक हुई है, ये वाली लाइट, ये जो ब्लॉक हुआ हिस्सा, ये क्या कहलाता है, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। क्या कहलाता है, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। यानी हमने यहाँ कोई ज्योमेट्री इंसर्ट करवा दी, और वो ज्योमेट्री क्या कर रही है, इससे पहले वाले प्रकाश को क्या कर देती है, रोक देती है। तो बचा हुआ ये जो भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला, इस भाग में प्रकाश नहीं जा रहा ना, तो ये भाग क्या कहलाया, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। जो स्क्रीन पे मिलता है वो स्क्रीन से पहले वाला क्षेत्र, ये वाला, ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति अपन को देखने को मिलती है सामान्य सी। लेकिन अब एक चीज ध्यान दो, मैं अगर एक काम करूं, क्या काम करूं मैं, क्या काम करता हूं मैं, देखो मैं ये जो स्लिट है, ये जो मैंने दूसरा गत्ता लिया था या दूसरी सीट जो ली थी जिसकी मोटाई मैंने ये ज़्यादा ली थी, ये जो मोटाई है ना, ये मोटाई ये ए है ना। और मैंने क्या किया था, ये जो तरंगे थी अपने पास जिनकी वेवलेंथ लैम्डा थी, इस स्थिति में जो ज्यामितीय छाया क्षेत्र मिल रहा है, इस स्थिति में मेरे पास जो ए था वो ज़्यादा था, किससे, लैम्डा से ज़्यादा था। यानी इसकी साइज जो है, मोटाई है, वो इन तरंगों की तुलना में, तरंगों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए अपन को सीधा का सीधा ज्यामितीय छाया क्षेत्र मिलता है। इधर इस रीजन में अपन को कोई प्रकाश नहीं मिलता, जस्ट इससे ऊपर जितने प्रकाश जा रहा है, वो किरणें जा रही हैं, वहाँ मिलता है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास ये जो सीट थी, या ये जो अपने पास तीक्ष्ण किनारों, ये जो अपने पास मोटा गत्ता था, इसका ऊपर वाला सिरा मैं क्या करता हूँ, बहुत तीक्ष्ण कर देता हूँ। ये लो जनाब, मैंने काट दिया इसको, क्या कर दिया, मैंने इसको काट दिया यहाँ से, ये लो, ये तीक्ष्ण कर दिया। ये ऊपर वाली साइज है ना, अब ये जो साइज है ना ए,
ये वाले साइज, पहले तो यहाँ अपन ने इसलिए नोट की कि यहाँ वाले साइज और यहाँ वाले एक ही थी, इसलिए एक ही बात थी। अब यहाँ वाले साइज ए थी, अब देखो ये ए काट दिया हमने तो कितनी बच गई, बहुत थोड़ी सी बच गई, ये वाली इतनी सी बची, बहुत कम हो गई। ऐसी कंडीशन में यहाँ इसकी जो साइज है ए, ये ऑर्डर ऑफ क्या हो जाती है, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ जो है प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसके आसपास से अगर ये ऊपर से अपन काट दें तो क्या स्थिति बनती है, तो स्थिति ये बनती है कि हमने क्या किया, ये प्रकाश किरण यहाँ आपतित कराई तो ये तो ब्लॉक होती हैं, लेकिन ये जो छाया क्षेत्र था ना आपके पास, है ना, इस छाया क्षेत्र में ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र है। अब भी ज्यामितीय छाया क्षेत्र की ज्यामिति के अनुसार यहाँ छाया आनी चाहिए, यानी जो अपने ज्योमेट्री रख रखी है यहाँ पर ये तीक्ष्ण किनारों वाली, इसके आधार पे तो यहाँ क्या मिलनी चाहिए, छाया। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि यहाँ भी प्रकाश किरणें पहुँच रही हैं, यहाँ भी प्रकाशिक क्षेत्र आपको मिलता है। हालांकि इंटेंसिटी कम होती है, हालांकि तीव्रता क्या होती है, थोड़ी कम होती है और कम होती जाती है। इससे आगे जाएंगे तो तीव्रता और जीरो हो जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, प्रकाश पहुँच रहा है। ये क्या है, प्रकाशिक क्षेत्र बन गया। अब इसका मतलब ज्यामितीय छाया क्षेत्र जो था पहले, उस छाया क्षेत्र में भी क्या हुआ, प्रकाश पहुंचने लग गया। यही घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। यानी अपन कोई बहुत तीक्ष्ण किनारों वाली ज्यामिति रख देते हैं प्रकाश के मार्ग में, फिर भी अपन को, देखो इसको मैं नए सिरे से बनाता हूं, दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाए आपको। देखो मेरे पास ये ज्यामिति थी, इसको मैं इस सीट को ऐसे रख दूं, है ना, ऐसे रख दूं तो ये तीक्ष्ण किनारा है अपने पास, है ना, ये सीट थी अपने पास, साइड से अपन देख रहे हैं इसको, और सामने मेरे पास ये पर्दा था, स्क्रीन थी, ठीक है। प्रकाश किरणें आ रही थी इधर से, यह आपतित प्रकाश है। यह स्थिति अपने पास हुई, ये प्रकाश आपतित हो रहा था, ठीक है। ये इसकी सपोज डायामीटर है या चौड़ाई है, प्रकाश का स्प्रेड है, सपोज कैपिटल डी स्प्रेड ले लिया मैंने, है ना। अब देखो जरा क्या होगा, वास्तविक रूप में इतना प्रकाश का इतना भाग रोका जा रहा है इस स्लिट द्वारा, है ना, ये अवरोधक बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, अवरोधक बोलते हैं, है ना। इस अवरोधक द्वारा इतना भाग रोका जा रहा है। अब इतना भाग रोका जा रहा है, यानी ये पार्ट रोका जा रहा है, ये इतना पार्ट, इससे नीचे का इतना क्षेत्र क्या हुआ है, हो रहा है, रोका जा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को मैं क्या कहूँगा, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। इतना भाग रोका जा रहा है तो ये भाग क्या कहलाएगा, ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं जा रहा। वास्तविक तौर पर तो जब ये साइज होती है इसकी, ये साइज, इस स्लिट की जो साइज है वो क्या है, ए, अवरोधक की साइज है यहाँ पे, इस ऊपर वाले सिरे पर ये साइज यहाँ पे है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये जो साइज है ये मैटर करती है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, बता रहे हैं बार बार। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसकी साइज मोटी है तब तो ये क्षेत्र अपन को कंप्लीटली ज्यामितीय छाया क्षेत्र मिलता है ना। लेकिन अब जो तीव्रता है वो अपन इस पर्दे पर देखते हैं। सपोज इधर मैं इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इंटेंसिटी को आई, तीव्रता, है ना, कि इस पर्दे पर तीव्रता का क्या वितरण होगा वो अपन देखते हैं। तो क्या स्थिति रहती है, ये वाला सिरा था यहाँ से अपन तीव्रता इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। क्या कंडीशन रहती है कि इस रीजन में, कौन सा रीजन, इतना रीजन था पहले, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र अपने पास है ना। हमारे पास जब ये स्लिट, सपोज अपने ये अवरोधक था, ये अवरोधक नहीं लगाया था, अवरोधक हटा दिया था, तो प्रकाश का स्प्रेड इतना था और ये प्रकाश तरंग यहाँ आपतित हो रही थी इस पर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, है ना। और इसका तीव्रता वितरण अपन को एक समान मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक एक समान प्रकाशिक क्षेत्र जो अपन ने वहाँ देखा था वो वाला, है ना। अब क्या होता है, अगर इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा, इस जो अवरोधक मैंने लिया इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, और मोटाई ज़्यादा होने के कारण मैंने इस अवरोधक को यहाँ से यहाँ तक खिसका दिया और इतना भाग इसका रोक दिया। ये जो स्प्रेड था, प्रकाश आपतित था, इसका इतना भाग रोक दिया। रोकने पे मैंने देखा कि इस भाग में तो कोई प्रकाश नहीं मिल रहा,
लेकिन इस भाग में क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। इसलिए इतने भाग में तो तीव्रता मिलती है ना, और इस भाग में तीव्रता नहीं मिली। कब की कंडीशन थी, यानी तीव्रता मिलने का मतलब क्या हुआ, सपोज इस इतने भाग में तो तीव्रता इतनी मिली और उसके बाद क्या हो गई, 0, है ना। इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं, देखो अपन क्या दिखा रहे हैं, तीव्रता को इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो तीव्रता इधर बढ़ेगी। तो अपन करेंगे सपोज यहाँ पर तीव्रता कुछ निश्चित मान के आ रही थी आई तीव्रता की, तो वो तीव्रता अपन ने यहाँ नोट करी इस पर, और इस रीजन में तीव्रता बची है, इसमें क्या हो गई, एकदम से 0 हो गई। इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। इसको भी अपन क्या कहते हैं, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। और जो प्रकाशिक क्षेत्र है उसमें एक समान तीव्रता मिलती है। कब, ये तब की स्थिति है जब इसकी मोटाई क्या है, ए क्या है, ये तब की स्थिति है, ये वाली स्थिति जब ए क्या है, ग्रेटर देन लेम्डा। ध्यान देना, ये तीव्रता का वितरण तब है जब ए इसकी साइज क्या है, इस लेम्डा से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तब अपन को ऐसा वितरण मिलता है कि जितना भाग इसने रोक लिया उतना भाग तो रुक गया एकदम से, वहाँ तो तीव्रता मिलेगी 0, है ना। और जितना भाग ऊपर से गुजर रहा है उस भाग में आपको तीव्रता पूरी की पूरी मिलेगी। जो सपोज अपने पास I0 है, जो सपोज अपने पास कितनी है, I0 है, ये तीव्रता पूरी की पूरी मिलेगी। तो ये वितरण होना चाहिए तीव्रता का, होता भी यही है। ऐसा ही अपन देखते हैं कैसे कि अपने पास जो पूरा का पूरा वहाँ से रोशनदान खुला था, तो रोशनदान से जो लाइट आ रही थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही थी पहले। अब हमने क्या किया, गत्ता लगा दिया, उसमें गत्ता लगा दिया, आधा भाग बंद हो गया, तो अब सामने जो दीवार पे दिख रही लाइट वो आधी दिखेगी। लेकिन वो चौड़ाई देखो अभी बहुत ज़्यादा है, वो कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन लेम्डा, यानी गत्ते की जो मोटाई है ना वो। लेकिन अगर गत्ते की मोटाई बहुत कम हो, है ना, ये जो अपने लगाई है अवरोधक लगाया है, इस अवरोधक की यहाँ वाली मोटाई बहुत कम हो तो क्या स्थिति होती है, तो ये जो तीव्रता है ना, ये तीव्रता ये ऐसे नहीं मिलती। ध्यान देना, इस तीव्रता का वितरण कैसा मिलता है वो देखो, बड़ा रोचक मिलता है इसका वितरण। कैसा वितरण मिलता है इसका, इसका जो वितरण मिलता है वो इस तरह का मिलता है। ये वितरण मिलता है इसका, समझ रहे हो बात आप, ये वितरण मिलता है। इस वितरण का मतलब क्या है, देखो पहले वाला वितरण क्या था, पहले वाला वितरण ये था, ये वाइट वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वितरण ऐसा था, ठीक है। अब देखो वितरण कैसा मिल रहा है, अब वितरण ऐसा है। पहले वाला वितरण, ये वाइट वाला जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए था, ए ग्रेटर देन लेम्डा के लिए। और ये जो अब आपको रंगीन दिख रहा है, कलर्ड दिख रहा है, ये वाला कलर्ड, ये कलर्ड वाला किसके लिए है, ये है ए लेम्डा के करस्पॉन्डिंग, तब लेम्डा के लगभग क्या हो, बराबर हो, उस स्थिति में आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। समझ गए। खास बात और क्या देखने को मिली इसमें, ये जो भाग था जिसको आपने ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहा था, ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र ही था ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के, और ये वाला जो भाग था यहाँ तक, ये कौन सा क्षेत्र था, ज्यामितीय छाया क्षेत्र था। उसमें तीव्रता एकदम से 0 थी, लेकिन ये वाला भाग देखो, यहाँ I0 है क्या, तीव्रता 0 नहीं है। ये क्या है, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रकाश, यही तो है ना, ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रकाश का प्रसार, ये है। ध्यान दो जरा, यानी ये साइज जब ए है, ये साइज ऑर्डर ऑफ लेम्डा हो गई, यानी बहुत कम साइज कर दिया अपन ने इस अवरोधक की, तो ये जो ज्यामितीय छाया क्षेत्र था आपका इतना, जिसमें तीव्रता 0 होनी चाहिए थी, उसमें भी तीव्रता 0 नहीं है, उसमें तीव्रता मिल रही। हालांकि घटते हुए रूप में अपन और ज़्यादा ज्यामितीय छाया क्षेत्र में जाते हैं तो तीव्रता 0 की ओर जाती है। ये इस एक्सिस पे तीव्रता देखना, तो यहाँ मैक्सिमम है ना तीव्रता, इस पॉइंट पर यहाँ से घटती हुई जाती है। यहाँ ज्यामितीय छाया क्षेत्र में अपन प्रवेश करते हैं और इसे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तीव्रता का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन इस रीजन में 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये होता है कि अगर अपन बहुत पतला गत्ता लगाते हैं जिसकी साइज बहुत पतली है, तो उस स्थिति में जो लाइट थी वो थोड़ी स्प्रेड कर जाती है ना, बढ़ जाती है, छाया क्षेत्र में भी उसका पहुंचना हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं,
विवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विवर्तन। खास बात और देखो, इसमें सिंगल यही पार्ट नहीं हुआ, इसमें इसके साथ एक घटना और घट गई। यहाँ तीव्रता क्या थी? एक समान थी ना इस रीजन में। इस रीजन में देखो, जब ए लैम्डा ए ग्रेटर देन लैम्डा था तो तीव्रता क्या थी? इस रीजन में एक समान थी, है ना। स्टेप ग्रेडेड था एक तरह से अपने पास ये ग्राफ। लेकिन अब देखो, अब तीव्रता में क्या मिल रहा है? देखो ये परिवर्तन मिल रहा है ना परिवर्तन। तीव्रता मिलेगी। ज्यामितीय प्रकाशिक क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ज्यामितीय प्रकाशिक क्षेत्र। ये ज्यामितीय प्रकाशिक क्षेत्र कहलाता है ना। और ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहलाता है। तो ज्यामितीय प्रकाशिक जो क्षेत्र है, उस प्रकाशिक क्षेत्र में भी तीव्रता एक समान नहीं मिल रही, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ ज्यामितीय जो छाया क्षेत्र था उसमें भी प्रकाश का प्रसार हो रहा है। इस घटना को अपन क्या नाम देते हैं? विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या नाम देते हैं? विवर्तन कहते हैं। अगर मैं एक काम और करूं, है ना, क्या काम करूं? अगर एक स्लिट ऊपर से भी इंसर्ट करवा दूं, है ना, इसमें देखो क्या घटना होती है। अगर एक स्लिट ऊपर से भी इंसर्ट करवा दें, ये लो जनाब, ये एक स्लिट ऊपर से भी इंसर्ट करवा दी, तो क्या होगा? ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है। अब अपने पास क्या हुआ? ज्यामितीय छाया क्षेत्र कौन सा हो गया? ये। इसके ऊपर वाला भाग भी ज्यामितीय छाया क्षेत्र हो गया एक तरह से देखें तो, और ऊपर वाला भाग भी ज्यामितीय छाया क्षेत्र हो गया। तो ये जो तीव्रता का ग्राफ था वो अब देखो क्या होगा? ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र होगा अपने पास, है ना। ये बीच वाला जो पोर्शन जिसमें प्रकाश तरंगे जा रही हैं, ये तो प्रकाशिक क्षेत्र, और बाकी इसके बाहर वाला ज्यामितीय छाया क्षेत्र, यानी ये ज्योमेट्रीज अपन ने लगाई ना दो, इनके पीछे आने वाला क्षेत्र, यानी जितने भाग को रोक रही है प्रकाश को, वो पीछे वाला क्षेत्र है ना। तो इस रीजन में देखो क्या स्थिति है। इस रीजन में भी वही स्थिति बनेगी, है ना। प्रकाश जो है अपने पास वो किस रूप में मिलेगा अपन को? ऐसे मिलेगा। समझ रहे हो बात आप? यानी इस तरफ भी जो ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, अब ये ज्यामितीय प्रकाशिक क्षेत्र इतना हो गया, ऊपर वाला जो ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, उस ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फिर से देखो प्रकाश पहुंच रहा है। तो अपन ये कहते हैं कि तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश मुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जस्ट सीधा नहीं जाता, प्रकाश किरणें यहाँ से क्या होती हैं? मुड़ती भी हैं। ऐसा भी होता है ना। ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं? यहाँ से मुड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करता है। अगर ये किनारे बहुत तीक्ष्ण हैं, इनकी साइज लैम्डा के अकॉर्डिंग है, ऑर्डर की है, तो इस कंडीशन में इन किनारों से प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुड़ती हैं और ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उसको अपन क्या कह देते हैं? विवर्तन की घटना कहते हैं। ऐसी तीव्रता वितरण अपन को देखने को मिलता है। ठीक है। ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने, किसने? ग्रेमाल्डी ने 17वीं शताब्दी में, है ना, 1676 के आसपास क्या किया था? इस घटना का सबसे पहले परीक्षण किया था। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था वो ग्रेमाल्डी ने किया था। उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे कि जैसे उसने ये भी बताया, यही तो बताया था उसने, कि जब ऑब्स्टेकल यानी जो अवरोधक अपन ने लिया, उस अवरोधक की साइज अगर अपन घटाते जाएं और घटाते घटाते जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य के आसपास ले आएँ, तो उस घटना में, उस कंडीशन में क्या होता है? प्रकाश इस ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। और इस घटना को क्या नाम दिया गया? बाद में विवर्तन नाम दिया गया। हालांकि ये 1815 से 1818 के आसपास फ्रेनेल ने, किसने? फ्रेनेल ने इन घटनाओं की हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करी। ये जो विवर्तन वाली घटना थी ना, इसकी फ्रेनेल ने 19वीं शताब्दी में 1815 के आसपास शुरुआत में ही क्या करी? हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करी। और उस व्याख्या के फलस्वरूप उसने कुछ जटिल कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए, जिनको फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध भी कहा जाता है ना। उनके आधार पर उसने क्या किया? इन घटनाओं को समझाने का प्रयास किया।
ठीक है, ये फ्रेनेल के बाद में आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेनेल के डिफ्रैक्शन के रूप में कैसे कैसे क्या आता है। ठीक है, तो अपन करेंगे, शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी इसकी, लेकिन इसकी व्याख्या पहले क्योंकि कणिका सिद्धांत था उसके आधार पर नहीं दे पाए थे ढंग से, फिर हाइगन का तरंग का सिद्धांत आया, उसके आधार पर फ्रेनेल ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया तो उसको एक सपोर्ट मिला, है ना। उसके बाद जाकर के हाइगन के तरंग का सिद्धांत से इन घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या हुई और विवर्तन और व्यतिकरण को तरंगों का क्या माना गया, अभिलाक्षणिक गुण माना गया, और तरंगों का संचरण शुद्ध रूप से व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं को दर्शाने वाला माना गया। यानी प्रकाश की जो तरंग की जो संकल्पना थी उसको मजबूती मिली और वो स्टेबल हो पाई। ठीक है, अब खास बात और अपन और भी देखें कि ये जो इंटेंसिटी है, अगर अपन इनकी साइज और कम करते हैं तो बहुत शार्पली अपने पास इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इंटेंसिटी का, जो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अब यही बात होती है, क्या बात होती है, यहाँ से अपन एक बात और कर लें, छोटी सी बात, कि प्रकाश तरंगों के और ध्वनि तरंगों के विवर्तन में क्या फ़र्क होता है ना। प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का विवर्तन, किन किन का, प्रकाश तरंगों और, छोटी सी टॉपिक की बात यही कर लेते हैं, प्रकाश तरंगों एवं ध्वनि तरंगों का विवर्तन, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। देखो, तरंगों के मुड़ने की घटना अपन ने बताई थी, तो होता क्या है, जनरली ये जो लाइट होती है, प्रकाश जिसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना, इसके अपन बात करते हैं तो किसके ऑर्डर का होता है ये, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर के आसपास, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो साइज होती है वो ऑर्डर ऑफ क्या होती है, 10⁻⁻7 मीटर, कि नैनोमीटर 10⁻⁻9, 2 और चले जाएंगे, है ना, तो 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की होती है। यानी अपन यूँ कहें कि 1 सेंटीमीटर का लाखवां भाग, 10⁻5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है ना ताक्सा, उसका भी लाखवां भाग, 10⁻5वां भाग। ठीक है, बहुत कम हो गया ना, बहुत ही छोटा हो गया। और अपन सामान्यतः देखें कि यहाँ ये जो दिख रहा है, अपने पास खिड़की है, दरवाज़ा है, रोशनदान है, अपन कमरे में बैठे हैं सपोज, जहाँ खड़े हैं वहीं की बात कर लेते हैं, है ना। इनकी साइज़ देखो, क्या इनकी साइज़ तो मीटर में है, नहीं क्या, कोई की आधे मीटर है, कोई की 1 मीटर है, कोई की 1.25 मीटर है ना, मीटरों में इनकी साइज़ तो। ठीक है, तो क्या होगा, अपन ने कहा कि मीटर में साइज होने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो आकार है वो ग्रेटर देन क्या है, इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए क्या होता है कि अपन यहाँ खड़े हैं सपोज कमरे के अंदर और पीछे वाली गली में कोई टॉर्च जला रहा है ना, टॉर्च जला रहा है तो अपन तक लाइट तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो किनारे हैं, सपोज किसी दीवार से वो मुड़ेगा प्रकाश, तो दीवार की साइज भी ये मानो, है ना, कम से कम 9 इंच की दीवार तो माने, तो वहाँ से मुड़ेगा, या कुछ सेंटीमीटर में मानो तो भी वहाँ से मुड़ नहीं पाएगा प्रकाश। इसलिए क्या होता है, प्रकाश जितनी दूरी में जहाँ तक सीधा जा पाता है वहाँ तक सीधा जाता है, अपन तक कमरे में नहीं पहुँच पाता। लेकिन अगर आइसक्रीम बेचने वाला हो और वो घंटी बजा रहा हो गली में, पीछे वाली गली में, है ना, और या फिर कोई भोंपू बजा रहा हो, ठीक है, या कोई साउंड आ रही हो, तो वो अपन तक पहुँच जाती है आराम से, या कोई बाहर दूसरे कमरे से या बरामदे से कोई आवाज़ लगा रहा हो बाहर से, वो भी अपन को सुन जाती है। वो क्यों सुन जाती है, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती है ना, ध्वनि तरंगें, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो किस ऑर्डर की होती है, मीटर में होती है। कितनी मीटर में होती है, 1 मीटर के आसपास की होती है, 0.25 से 1 मीटर के आसपास होती है ना, इतनी से लेकर के इतनी तक होती है। और इतनी साइज इन खिड़कियों की, जंगलों की है ही, इनकी दीवारों की इतनी सी साइज है। इसका मतलब इतनी चौड़ाई की जो वेवलेंथ आती है, तो इतनी चौड़ाई के अंदर जो भी आने वाले हैं द्वारक, यानी इतनी साइज का, 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 जो भी उसको जहाँ भी कोई द्वारक मिल जाएगा या जहाँ भी उसको आने का रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से वो मुड़ जाएंगी तरंगें क्या हो जाती हैं, वहाँ से मुड़ जाती हैं। इसलिए क्या होता है, अगर कोई पीछे वाले गली में भी कोई घंटी बजा रहा है या भोंपू बजा रहा है तो अपन को क्या होता है, सुन जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ क्या होता है, लैम्डा होता है। ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य वो साइज में ज़्यादा होने के कारण, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण अपने ये जो द्वारक हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, रोशनदान हैं, इनकी भी साइज इसके ऑर्डर की होती है। इसलिए इन खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों से क्या होता है, ध्वनि तरंगों का क्या हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, यानी ध्वनि तरंगें मुड़ जाती हैं, है ना। और मुड़ के जब आगे बढ़ती हैं तो अपन को क्या होता है, अंदर बैठे तो भी आवाज़ सुनाई दे जाती है। ऐसा ही कई बार अपन कहते हैं ना कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती हैं उनको भी अपन नहीं सुन सकते। कौन सी, अल्ट्रासोनिक, है ना। तो पराश्रव्य जिनको अपन कहते हैं, है ना,
इनको अपन नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि इनकी भी जो वेवलेंथ है उसकी साइज क्या होती है, सेंटीमीटर के आसपास होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो सेंटीमीटर में साइज इतनी सी होती है और दरवाज़ों की इनकी साइज इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका भी विवर्तन नहीं हो पाता है। इनके लिए भी सामान्यतः जो दरवाज़ों की साइज है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है इसकी वेवलेंथ से, है ना। अब आप ये भी देखो कि अपने पास कोई पहाड़ी है, कोई टीला है और उसके नीचे अपन ने घर बना रखा है ना। फिर भी क्या होता है, अपन रेडियो ऑन करते हैं तो रेडियो से अपन को सुन जाता है सब कुछ। रेडियो सारी चीज़ें सुना देता है अपन को, है ना। चैनल सुना देता है अपन को सारे के सारे। क्यों सुना पाता है रेडियो ये चैनल? क्योंकि जो रेडियो तरंगे होती है ना, कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे, उन रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होती है वो भी क्या होती है, 25 मीटर से लेकर के 250 मीटर के आसपास होती है। किस मीटर से किस मीटर तक होती है, 25 मीटर से 250 मीटर के आसपास होती है। और अगर अपने पास बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग भी है ना, बिल्डिंग 100 मीटर चौड़ी होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, 200 मीटर चौड़ी हो जाएगी, है ना। तो 250 मीटर तक आराम से क्या कर सकती हैं, 250-300 मीटर तक क्या हो सकता है, ये जो तरंगे हैं ये आराम से मुड़कर आ सकती हैं। इसलिए पहाड़ी की चोटी जो होती है ना, वो भी सपोज पतली है, 200-300 मीटर है, तो भी उससे वो मुड़ करके क्या जाती हैं, दूसरी तरफ आ जाती हैं और अपन रेडियो को आराम से सुन सकते हैं। ये शॉर्ट वेव जो होती हैं, आपने देखा होगा कि रेडियो जो होता है उसमें जो बैंड होता है, वो बैंड में देखो आपने लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे लिखा मिलता है SW, ये MW लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब शॉर्ट वेव जो होती है उनकी लगभग 25 मीटर के आसपास होती है और मीडियम वेव जो होती है रेडियो वेव उनके लगभग 250 मीटर के आसपास। टेलीविजन वाली तरंगे भी होती हैं, है ना, दूरदर्शन वाली जो तरंगे होती है उनके लिए भी जो वेवलेंथ होती है वो अराउंड 0.3 मीटर के आसपास होती है ना, अराउंड 1 फुट के आसपास होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा एंटीना ज़रूर लगाना पड़ता है। जबकि बहुत बड़ी पहाड़ी हो तो उस कंडीशन में वो नहीं सही से दूरदर्शन पकड़ पाता, लेकिन रेडियो पकड़ लेता है ना। क्यों, साइज इनकी वेवलेंथ की क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। बाकी सामान्य स्थितियों में पकड़ लेता हो, ठीक है, क्योंकि इतनी कम भी नहीं होती, 0.3 मीटर के आसपास 30 सेंटीमीटर होती है, जो इतनी तो होती है ना। तो इस प्रकार के अवरोधकों से छोटी मोटी बिल्डिंग, छोटी मोटी दीवारें हैं उसकी, उनसे तो तरंगे मुड़ करके टेलीविजन वाली भी आ जाती हैं। ये वाला अपने पास विवर्तन होता है। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगों में ये फर्क है कि ध्वनि अपन को गली में भी सुनाई दे जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है तरंगों की वो अपने दरवाजे वगैरह जो अवरोधक होते हैं उनके ऑर्डर की होती है, इसलिए विवर्तन हो जाता है, मुड़ जाती है तरंगे। और प्रकाश तरंगों का ऐसा ऑर्डर होता नहीं, इसलिए क्या होता है, दूसरे कमरे में कोई आवाज़ भी लगा रहा है वो तो सुन जाती है, लेकिन टॉर्च जला के बैठा है उसकी लाइट अपने तक नहीं आ पाती, क्योंकि उसका विवर्तन नहीं होता। ये विवर्तन वाली घटना होती है, ठीक है। अब अपन इसमें आगे देखते हैं क्या स्थिति रहती है। ये सिंपल सा विवर्तन है, होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। ये विवर्तन की घटना है, बहुत ही अच्छी घटना है ये वाली। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो विवर्तन है ये कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो विवर्तन जो होता है ये 2 प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं विवर्तन को। कितने प्रकार से डिफाइन करते हैं, 2 प्रकार से। पहला तो होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन, ठीक है। दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, फ्रेनेल विवर्तन पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार पढ़ते हैं अपन, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन। दोनों साइंटिस्ट के नाम पर दिए गए हैं, दोनों ने ही विवर्तन को समझाने का प्रयास भी किया था, ठीक है। तो ऐसे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो विवर्तन है ना, ये विवर्तन वाला प्रभाव कब तक स्पष्टतया प्रेक्षित होता है, इसके लिए आप एक लिमिट याद रखना, A/λ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 50 या लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। अगर यहाँ तक अपने पास ये घटना है, यानी A/λ का रेशियो यहाँ तक है, तो उस रीजन में फ्रॉनहोफर 50 के आसपास है तो फ्रॉनहोफर विवर्तन आपको दिख जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विवर्तन आपको दिख सकता है। 50 से ज़्यादा अगर ये रेशियो हो गया, यानी साइज है लेमडा की 50 गुना से ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में ये विवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रेशियो का आप ध्यान रखना, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इनका अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉनहोफर विवर्तन और फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, ये केवल विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित करने के लिए जो अपन अरेंजमेंट लेते हैं ना, क्या अरेंजमेंट लेना पड़ता है, एक तो प्रकाश स्रोत चाहिए, क्योंकि तरंगें आएंगी वो वहीं से, प्रकाश स्रोत होगा, एक बीच में अवरोधक चाहिए अपन को, ठीक है। एक अवरोधक के बाद एक पर्दा चाहिए जहाँ पर अपन को तीव्रता प्रतिरूप देखना है, ठीक है। इतनी सी व्यवस्था चाहिए। इन व्यवस्थाओं पर ही क्या होता है, ये दोनों प्रकार डिपेंड करते हैं,
इनमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अपन ये कह रहे हैं कि जो अपन ने विवर्तक लिया था, सपोज अपन एक स्लिट के रूप में ले लिया, बहुत छोटा सा विवर्तक ले लिया, ये स्लिट के रूप में ले लिया, ये छोटी सी स्लिट अपने पास है ना, ये अवरोधक जिसको अपन कहते हैं, या स्लिट जिसको अपन कह सकते हैं एक तरह से, है ना, स्लिट भी मैं इसको कह सकता हूँ। छोटी स्लिट ले ली मैंने, यहाँ प्रकाश स्रोत ले लिया S, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत ले लिया मैंने, और ये पर्दा ले लिया मैंने, जहाँ मुझे क्या चाहिएगा, विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे चाहिए, तीन चीज़ें, मूल रूप से तीन चीज़ें हमें चाहिए विवर्तन प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए। ठीक है, अवरोधक का आकार अपन क्या करेंगे, तरंगदैर्ध्यों की साइज कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, और विवर्तन प्रतिरूप अपन वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये प्रकाश स्रोत और इसके बीच की दूरी a कह दूँ सपोज, और इसको मैं क्या कह दूँ सपोज b कह दूँ एक बार के लिए, कि ये जो स्लिट है या जो अवरोधक है या विवर्तक कह सकता हूँ मैं, इसको एक दूसरा नाम भी दे सकता हूँ मैं, विवर्तक, यानी जिससे विवर्तन होगा, है ना, जिस चीज़ से क्या होगा, विवर्तन होगा, उसको मैं विवर्तक कहता हूँ, डिफ्रैक्टर कह सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दूरियाँ a और b बहुत कम हो, सीमित हो, लिमिटेड हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो विवर्तन प्रतिरूप अपन को यहाँ देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, फ्रेनल होता है। यानी कि जब फ्रेनल विवर्तन को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ बहुत सिंपल शब्दों में, कि विवर्तक से जब विवर्तक से प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरियां कम हो, तो इस स्थिति में जो अपन को विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, फ्रेनल विवर्तन। कम हो तो वो प्रतिरूप क्या कहलाएगा, फ्रेनल विवर्तन। वो क्या कहलाएगा, फ्रेनल विवर्तन कहलाएगा। और उल्टा इसका क्या होगा, जब विवर्तक से प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की प्रभावी दूरियां बहुत अधिक, सामान्यतः एक दूसरा शब्द भी काम में लिया जाता है, अनंत पर हो, या अनंत हो, तो ऐसा विवर्तन क्या कहलाएगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये स्थिति बनेगी। तो दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है कि अपने पास जो विवर्तक होता है जिससे अपन को क्या करवाना है, विवर्तन करवाना है, अगर उससे इधर प्रकाश स्रोत अपन देख रहे हैं जिससे प्रकाश किरणें आ रही हैं वो, तरंगें आ रही हैं वो, और इधर पर्दा जिस पे अपन को विवर्तन प्रतिरूप लेना है वो, ये दोनों अगर प्रभावी रूप से बहुत पास पास हैं, नज़दीक हैं, सीमित दूरियों पर है, तो विवर्तन कैसा होगा, फ्रेनल विवर्तन होगा। ठीक है, और अपने पास अगर ये दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, ये दूरियां क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इस स्थिति में विवर्तन कैसा होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा। समझ गए। अब देखो ये पॉइंट सोर्स ही लेते हैं अपन, ये जो सोर्स लेते हैं क्या लेते हैं, पॉइंट लाइक सोर्स लेते हैं, है ना। इसलिए जब दूरियां बहुत कम होंगी तो उस स्थिति में क्या होगा, इससे उत्पन्न जो तरंगें होंगी वो इस प्रकार से जाएंगी, ऐसे तो जाएंगी, यानी तरंगागर जो होंगे वो कैसे होंगे, या तो गोलाकार होंगे, और अगर अपन ने छोटा स्लिट ले लिया, है ना, इस प्रकाश स्रोत को क्या ले लिया, स्लिट के रूप में ले लिया, तो स्लिट के रूप में ले लिया तो क्या होगा, तरंगागर बेलनाकार होगा। तो इस स्थिति में अपने पास फ्रेनल विवर्तन है तो तरंगागर के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो गोलाकार, जब आपने प्रकाश स्रोत कैसा लिया, बिंदुवत लिया है, या कैसा होगा, बेलनाकार, जब आपने प्रकाश स्रोत कैसा लिया है, स्लिट की फॉर्म में लिया, तो आपके पास कैसा होगा, बेलनाकार होगा। अब चूंकि ये भी पॉइंट लाइक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर पतली चौड़ी स्लिट है तो उस तरह से बेलनाकार होगा, तो इससे उत्सर्जित जो तरंगागर होगा, तरंगें जो जाएंगी विवर्तित होंगी अलग अलग डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अपने पास तरंगागर होगा वो वैसा ही होगा, कैसा,
या तो बेलनाकार या कैसा, गोलीय। तो इस स्थिति में जो विवर्तित तरंगागर है, कौन कौन सा तरंगागर, आपतित, ये दोनों स्थितियां किसके लिए हैं, आपतित व विवर्तित तरंगागर। दोनों ही कैसे होंगे, गोलाकार होंगे अगर पॉइंट लाइक सोर्स है तो, और अगर स्लिट है अपने पास पूरी तो कैसे होंगे, बेलनाकार होंगे। समझ गए बात है। लेकिन अपन ने इधर क्या किया है, इधर दूरियां बहुत ज़्यादा ले ली। इधर दूरियां क्या ले ली हैं, बहुत ज़्यादा ले ली हैं। बहुत ज़्यादा लेने का मतलब क्या हुआ, इस साइड में दूरियां बहुत ज़्यादा लेने का मतलब क्या हुआ, दूरियां बहुत ज़्यादा लेने का मतलब ये हुआ कि विवर्तक से प्रकाश स्रोत यहाँ है ना, प्रकाश स्रोत यहाँ पर है एस, ठीक है, और इससे प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। ये प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही है। ये प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही है ना। इस तरह से प्रकाश किरणें, यानी तरंगागर कैसे होंगे अपने पास, उत्सर्जित तरंगागर कैसे होंगे, गोलाकार होंगे या तो गोलीय होंगे। यहाँ से उत्सर्जित तरंगागर क्या होगा, गोलीय होगा, या कैसा होगा, बेलनाकार। ये जो स्थिति है ये कहाँ की बता रहा हूँ, प्रकाश स्रोत के आसपास की स्थिति बता रहा हूँ, है ना। यानी ये गोलीय और बेलनाकार कहाँ पर होंगे, प्रकाश स्रोत के आसपास होंगे। लेकिन ये देखो ज़्यादा दूर तक पहुँचते 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 गोलीय और बेलनाकार तरंगागर जब इस स्लिट तक पहुँचेंगे, यहाँ तक यूँ स्लिट तक पहुँचेंगे तो इनका देखो ये छोटा सा भाग, देखो यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये प्रकाश तरंगें आप देखोगे तो ये छोटे से हिस्से में प्रकाश तरंगें देखो लगभग पैरेलल नहीं लग रही क्या, कैसे लग रही है, समतल में से लग रही है ना, समांतर से लग रही है ना। और ये जो अपने पास है तरंगागर, ये देखो इस प्रकार का मिल रहा है। आगे बढ़ेगा ये तरंगागर तो इस रीजन में देखो ऐसा मिलेगा, ऐसा आगे बढ़ेगा तो ऐसा मिलेगा, समझ गए। और यहाँ आपतित होगा तो कैसा होगा, ऐसा। तो आगे वो जो बढ़ रहा है तरंगागर इस स्थिति में, है ना, यहाँ से जो आगे बढ़ रहा है तरंगागर इस तरफ, ये छोटा सा पोर्शन इसका, बाकी तो ब्लॉक हो गए, ये छोटा सा पोर्शन आगे बढ़ रहा है, वो कैसा बढ़ रहा है, समतल। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको जो तरंगागर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, समतल। कैसा तरंगागर मिलेगा, समतल। और वो स्थिति यहाँ से होगी, यहाँ से भी तरंगें उत्सर्जित होंगी। यहाँ से फिर डिफ्रैक्टेड होंगी तरंगें। डिफ्रैक्टेड होने का मतलब क्या हुआ, सभी दिशाओं में जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, पर्दा अगर अपन प्रभावी रूप से बहुत दूर ले रहे हैं तो ये तरंगें जो जाएंगी यहाँ से यूँ, ये लगभग आपको क्या दिखेंगी, यूँ समांतर सी दिखेंगी। तो इनका जो पोर्शन पहुँचेगा पर्दे पर किसी भी जगह पर, वो देखो ये जो अपने पास गोली या बेलनाकार तरंगागर उत्सर्जित होगा वो वहाँ आगे जाके कैसा बन जाएगा, ये जो छोटा सा पोर्शन है इनका, इसमें देखो कैसा दिख रहा है आपको। पर्दे पर कैसा तरंगागर पहुंच रहा है, पर्दे पर ये तरंगागर पहुंच रहा है इस प्रकार का, ये छोटा हिस्सा जो आप देख रहे हो प्रकाशिक क्षेत्र में कैसा पहुंच रहा है, समतल तरंगागर। यहाँ आते आते इसका पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला समतल तरंगागर। ये क्या है, पर्दा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो तरंगें होंगी वो उत्सर्जित तो इस प्रकाश स्रोत से गोल या बेलनाकार तरंगागर के रूप में होंगी और बढ़ेंगी भी इसी रूप में, लेकिन जब स्लिट तक पहुंचेंगी हो, क्योंकि दूरी क्या है, प्रभावी रूप से अनंत है। और हमने शुरू में पढ़ा था तरंगागर के डेफिनेशन में कि जब गोली या बेलनाकार तरंगागर प्रभावी रूप से अनंत दूरी तय कर जाते हैं तो उनका जो पोर्शन अपन छोटा देखते हैं वो किसकी तरह बिहेव करता है, समतल तरंगागर की बिहेव करता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो फ्रॉनहोफर परिवर्तन है उसमें आपतित और जो विवर्तित तरंगागर है वो कैसा लिया जाता है, समतल तरंगागर लिया जाता है। ठीक है, आपतित और विवर्तित तरंगागर कैसा माना जाता है, समतल, क्योंकि दूरियां क्या होती हैं स्रोत और पर्दे की, इधर स्रोत इधर पर्दे की दूरियां क्या होती हैं, प्रभावी रूप से अनंत होती हैं। इसलिए तरंगागर वहां पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है, अपन जिस एरिया में इंटेंसिटी देख रहे हैं उसमें समतल ही पहुंच पाता है।
ठीक है। अब देखो अगर अपन लेबोरेटरी लें, है ना, लेबोरेटरी लें तो इस कंडीशन में एक दिक्कत आ जाती है फ्रॉनहोफर विवर्तन में। क्या आती है, क्योंकि फ्रेनल तो बहुत पास है, इसलिए गोले या बेलनाकार जो भी होंगे मिल जाएंगे पर्दे पर, इतनी सी दूर में अपन आराम से कर लेंगे। लेकिन दिक्कत किस में आती है, दिक्कत इस फ्रॉनहोफर विवर्तन में आती है। क्या दिक्कत आती है कि प्रकाश स्रोत को अनंत पर रखो, इधर यानी बहुत ज़्यादा दूर रखो, पर्दे को बहुत ज़्यादा दूर रखो, है ना। इस इतनी बड़ी लैब कहाँ से लाएं, पहले बात तो दिक्कत होती है, भौतिक संसाधन जुटाने में दिक्कत होती है। फिर चलो जुटा भी लें, मान लो बहुत ज़्यादा दूरी अपन ले लेते हैं, फिर भी क्या करें, जब प्रकाश किरण वहाँ उत्पन्न करेंगे, प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें वहाँ उत्पन्न होंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, मान लो बहुत दूर है, और यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। चलो इंटेंसिटी थोड़ी बहुत वहाँ पहुँची, इस विवर्तक तक पहुँची, लेकिन फिर पर्दा क्या है, पर्दा फिर वही बात बहुत आगे है। इसलिए क्या स्थिति होगी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, न के बराबर हो जाएगी, और आपको विवर्तन प्रतिरूप ढंग से प्रेक्षित भी नहीं हो पाएगा। अब इस बात से बचने के लिए अपन क्या करें, यानी इसको अपन को लेबोरेटरी में भी करना, करके भी देखना, ऐसा हो भी जाए, ये कॉन्सेप्ट भी चेंज ना करना पड़े फ्रॉनहोफर का, और ये बात भी अपने पास बन जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन क्या करते हैं, एक नया तरीका निकाला गया, और उस नए तरीके में देखो क्या कहा गया, उस नए तरीके में लेंस काम में लिए गए कि भाई लेंस भी तो बने हैं, ऑप्टिक्स के लिए तो बने हैं, और ऑप्टिक्स में अगर अपन लेंसों को काम में नहीं लेंगे तो अपना काम कैसे चलेगा, है ना। अगर अब देखो क्या होगा, ऑप्टिक्स में जब लेंसों को काम में लिया गया तो बहुत सिंपल सा तरीका हुआ, और बहुत ईजी वे में फ्रॉनहोफर विवर्तन भी प्राप्त कर लिया गया। कैसे, यहाँ स्लिट ले ली, ये स्लिट ले ली, है ना, ये पतली सी स्लिट थी जिसको अपन विवर्तक कहते हैं, ये स्लिट ले ली, ठीक है, और यहाँ एक लेंस रखा गया, ये लेंस रख दिया, इसको L1 लेंस अपन कहते हैं, और इसका जो इस लेंस का जो फोकल पॉइंट था, उस फोकल पॉइंट पे क्या किया, प्रकाश स्रोत रख दिया। समझ गए, फोकल पॉइंट प्रकाश स्रोत रखते ही अपने पास क्या स्थिति हुई, प्रकाश किरणें जो आती हैं प्रकाश स्रोत से वो लेंस में से गुजरती हैं, और फोकल पॉइंट पर अगर प्रकाश स्रोत आपने रख दिया तो आप जानते ही हो कि जो जाने वाली प्रकाश किरणें हैं या तरंगें हैं वो कैसी होंगी, समानांतर होगी, और जो तरंगागर होगा वो कैसा होगा, ये वाला होगा। ये तरंगागर कैसा दिख रहा है आपको, WW' कैसा मिल गया अपन को, समतल। तो अपना काम हो गया, है ना। ये प्रकाश स्रोत को तो अपन बहुत पास तक ले आए, क्योंकि जैसे लेंस लेंगे, लेंस की फोकल दूरी सीमित होती है अपने पास, किसी भी फोकल दूरी का अपन सेलेक्ट कर लेंगे जिसका अपन को चाहिए, तो लेंस से अपन क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत को पास ला सकते हैं, और यहाँ लाते फोकल पॉइंट पर लाते पैरेलल बीम मिल गई अपन को। ये तो अपने पास तरंगागर वैसा ही था, लेकिन अब कैसा मिल गया, प्रभावी रूप से समतल मिल गया, समतल तरंगागर। जैसे इस पर आपतित हो गए समतल तरंगागर, है ना, क्या होगा, ये प्रकाश किरणें फिर से उत्पन्न करेगा, ये डिफ्रैक्टेड तरंगें फिर से उत्पन्न होंगी सभी दिशाओं में, सभी संभव कोणों पर, है ना, प्रकाश पुंज मिलेंगे अपन को सभी संभव कोणों पर। ये स्थिति रहेगी अपने पास, ये स्थिति रहेगी, है ना, फिर अपन को मिलेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एंगल पे मिलेगा। अब अपन क्या करें, फिर से एक लेंस काम में ले लें, ये लेंस काम में ले लिया सपोज, ये L2 लेंस हो गया। अब क्या करेंगे, इस लेंस में से एक छोटी सी अपन बात ध्यान में रखें कि किसी एक एंगल पे ले लें, क्योंकि अलग अलग एंगल पर अपन को प्रकाश पुंज मिलेंगे, समांतर किरणें मिलेंगी, है ना। अलग अलग कोई भी छोटा सा एंगल ले लें, थोड़ा सा भी एंगल लें, सपोज इस एंगल की बात करेंगे, ये वाली स्थिति, इस एंगल पे देखें, इस एंगल पे इधर भी जाने वाली कुछ समांतर किरणें मिल जाएंगी अपन को। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ देखो और इतना सा एंगल लो तो इधर भी जाने वाले मुझे बहुत सारी तरंगें मिल जाएंगी, विवर्ती तरंगिकाएं। मैं कहूँ कि सपोज एंगल मुझे ये लेना है तो इधर जाने वाली बहुत सारी तरंगिकाएं अपन को मिल जाएंगी, ठीक है, विवर्ती तरंगिकाएं। तो उनका जो पुंज, समांतर तरंगों का पुंज जो इस पर पड़ेगा, इस पर जो भी छोटा सा हिस्सा जिसमें समांतर तरंग पुंज पड़ा है, सपोज किसी एंगल थीटा की बात करता हूँ मैं, है ना, ये अपने पास बीच वाली स्थिति है, और इससे किसी तरंग थीटा एंगल पर जाने वाली तरंगिकाएं ये हैं, ये तरंगिकाएं हैं जो इस पर किस पर जाती हैं, थीटा एंगल पे जाती हैं। यूँ कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर जा रही है। कोई छोटा सा हिस्सा होगा जिनमें कुछ पैरेलल पुंज मिलेंगे अपन को, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देंगे तो इधर जाने वाली कुछ तरंगे मिल जाएंगे अपन को पैरेलल, थोड़ा कम कर देंगे तो इधर जाने वाली तरंगे मिल जाएंगी, थोड़ा इधर देखेंगे, इधर एंगल देखेंगे तो इधर भी कुछ तरंगे पैरेलल जाने वाले मिलेंगी। तो ये छोटे छोटे तरंगों का जो समांतर तरंगों का पुंज है वो जैसे ही इस लेंस पर गिरेगा, है ना, इस लेंस पर जैसे ही गिरेगा यहाँ, ये लेंस क्या करेगा, ये जो पर्दा आपने इसके फोकल पॉइंट पर जो पर्दा रखोगे, ये पर्दा है अपने पास,
है ना। ये पर्दा कहाँ रखेंगे, इसके फोकस बिंदु पर, इस लेंस के फोकस बिंदु पर रखेंगे यहाँ पर्दा। इसको मैं L2 कहता हूँ तो F2 कह देता हूँ, और इधर इसको अपन कहाँ रखेंगे, प्रकाश स्रोत को F1 पर, पहले वाले लेंस के फोकल पॉइंट पर रखें। तो फोकल पॉइंट पे दूसरे पे अपन पर्दा रख देते हैं। तो ये क्या करता है, इन थीटा कोण पर जाने वाले सभी समांतर तरंगों को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ये लो जनाब, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को क्या मिल जाती है, ओ बीच वाला पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। समझ गए। और अपन को वो जो समांतर किरण पुंज था उसकी इंटेंसिटी कहाँ मिल गई, यहाँ मिल जाती है। समझ गए। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो पर्दा था ये कहाँ गया, इसके फोकल पॉइंट पे बहुत पास ले आए, अब अनंत पर जाने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए अपन कह रहे हैं कि प्रकाश स्रोत बहुत पास आ गया, पर्दा बहुत पास आ गया। बस किया कि अपन ने दो लेंस काम में लिए। हालांकि ये जो लेंस काम में ले रहे हैं केवल या तो पैरेलल पुंज अपन को देते हैं यहाँ पर, या यहाँ कन्वर्ज करते हैं। इसके अलावा ये पथांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं प्रकाश किरणों के पथांतर में। ठीक है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ दो लेंस अगर काम में ले लेते हैं तो इस पूरे अरेंजमेंट को अपन क्या ले लेते हैं, किसी लेबोरेटरी में कर सकते हैं, और ये फ्रॉनहोफर कहलाता है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन का अरेंजमेंट कहलाता है। किसका कहलाता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन का अरेंजमेंट कहलाता है। ध्यान रखना, ये व्यवस्था कहलाती है। अगर क्या करोगे, देखो इधर सपोज इस एंगल पे, किसी इस एंगल पे जाने वाली प्रकाश किरणें हैं, इस एंगल पे है ना, इधर जाने वाले प्रकाश तरंगे हैं कुछ, इनका कुछ पुंज है, इन प्रकाश तरंगों का पुंज है। वो भी क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे दे देगा आपको यहाँ, ये लो सपोज ये ओ पॉइंट बीच का, ये पी डेस कह दूँ इसको। ये देखो, ये अपने पास समांतर किरण पुंज आ रहा था। ठीक है। ये डॉट डॉट यहाँ समांतर किरण पुंज है। देखो इसका मतलब विवर्तित जो तरंगिकाएं हैं उनका जो समांतरित पुंज है ना, या समांतर पुंज का मतलब समतल तरंगागर के रूप में जो पार्ट जिस कोण पर समतल तरंगागर के रूप में आगे बढ़ता है, उस तरंगागर को क्या कर दिया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। देखो ये ऐसे लगाने का क्या मतलब है, ये तरंगागर को बताता है, ये आगे बढ़ती हुई तरंगिकाओं की किसको बताता है, तरंगागर को। क्यों, जैसे मैं कहता हूं कि ये जो समांतरित किरण पुंज जा रहा है किसी, ये नीचे वाला थीटा ध्यान रखना, ऊपर वाले किसी थीटा पर जा रही है अपने पास प्रकाश किरणें, प्रकाश तरंगे, उनका ये वाला समतल अपने पास, क्योंकि समांतरित है सारी, तो तरंगागर क्या है, समतल रूप में है। समतल का मतलब क्या हुआ, इस तरंगागर पर सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है, एक ही कला में है। जैसे आगे बढ़ती है प्रकाश इससे लेंस से गुजरती है, लेंस से गुजरने के पश्चात लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ज करता है ना। अब कन्वर्ज करता है तो उस स्थिति में देखो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा तो ये तरंगागर का आकार ये होगा। समझ गए, तरंगागर इस रूप में बढ़ता जाएगा आगे, और बढ़ता बढ़ता सारा का सारा, यानी ये तरंगागर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रकाश तरंगे यहाँ कन्वर्ज होकर आ रही थी उनका सभी का बिंदुपथ अभी समान है। और ये बिंदुपथ इस प्रकार से होता हुआ सारे के सारे जो बिंदुपथ हैं, या सारी की सारी जो तरंगे हैं वो समान कला में क्या हो जाती है, लास्ट में तरंगा अगर यहाँ पॉइंट के रूप में आ जाता है तो अपन करेंगे सारी की सारी तरंगिकाएँ क्या होती हैं, समान कला में यहाँ आ जाती हैं, समांतरित थी सारी की। इसका मतलब लेंस ने कोई एक्स्ट्रा फेस डिफरेंस जनरेट नहीं किया। समझ गए बात। इसलिए लेंस का काम केवल और केवल क्या होता है कि जो भी समांतरित पुंज हैं अलग अलग कोणों पर, है ना, यानी सपोज यहाँ कोई सीधा अपन को मिलता है ना, सीधा अपन को यहाँ से मिल जाता कोई पुंज, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से सीधी जाने वाली तरंगे, ये वाली तरंगे हैं सपोज, ये वाली तरंगे यहाँ जाती, इधर जाती ये तरंगे जो जीरो कोण पे थी, तो ये तरंगे क्या होती, इन तरंगों को भी क्या करता है, ये इस बीच वाले पॉइंट पे क्या कर देता, कन्वर्ज कर देता। ये लो जनाब, और लास्ट में यहाँ अपन को मिल जाता है, ये समांतर तरंगे थी। ठीक है। तो क्या करता है ये लेंस, क्या करता है लेंस, जो विभिन्न कोणों पर जो अपने पास समांतरित किरणें आ रही हैं, विवर्तित तरंगे आ रहे हैं, सॉरी, उन विवर्तित तरंगों को क्या करता है, कन्वर्ज करके, और अपन को ये जो प्रतिरूप है वो इस पर्दे पर दे देता है, अलग अलग बिंदुओं के रूप में वो तीव्रताएं अपन को दे देता है, इस प्रकार से, है ना। और इस प्रकार से अपन को क्या होता है, पर्दे पर तीव्रता वितरण मिल जाता है।
ठीक है। और ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी अपन को क्या होता है, तीव्रता वितरण मिल जाता है, यानी विवर्तन प्रतिरूप अपन को क्या होता है, पर्दे पर प्रेक्षित हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इस रूप में फ्रॉन परिवर्तन में दो लेंस काम में लेते हैं, फ्रेनल में लेंस की कोई जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा अपन दोनों का जनरल व्यू और देख लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेनल में अपन क्या कहते हैं कि जो प्रकाश स्रोत है उसकी और पर्दे की इस विवर्तक से दूरियां सीमित होती हैं, फ्रॉनहोफर में प्रभावी रूप से अनंत होती हैं। इनको लेबोरेटरी में करने के लिए इस फ्रेनल विवर्तन को लेबोरेटरी में करने के लिए किसी अन्य युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहायक युक्ति की, जबकि यहाँ प्रभावी रूप से अनंत दूरियां स्थापित करने के लिए अपन को लेबोरेटरी में क्या चाहिए, दो लेंस की जरूरत पड़ती है फ्रॉनहोफर विवर्तन में। तीसरी बात, फ्रेनल जो विवर्तन था चूंकि दूरियां सीमित थी इसलिए तरंगागर विवर्तक पर आपतित और पर्दे पर आपतित तरंगागर क्या होता है, लगभग समतल होता है, ठीक है। जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या होता है, प्रभावी दूरी अनंत होने के कारण स्लिट पर आपतित तरंगागर और उधर पर्दे पर अपन देखते हैं तो जाने वाले यानी इससे विवर्तित तरंगागर दोनों क्या होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, फ्रेनल जो विवर्तन होगा उसमें ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंट्रल पॉइंट फ्रेनल विवर्तन में सेंट्रल पॉइंट ब्राइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है, ये ऑब्स्टेकल पे डिपेंड करेगा, यानी जो यहाँ विवर्तक ले रहे हैं उसकी साइज पर डिपेंड करेगा। समझ गए, किस प्रकार का ऑब्स्टेकल है उसके प्रकार और उसकी साइज पर डिपेंड करेगा कि वो ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। जबकि फ्रॉनहोफर में क्या होगा, साइज चाहे कैसी भी हो, है ना, ऑब्स्टेकल कैसा भी हो, यहाँ ब्राइट ही बनेगा, सेंट्रल जो स्पॉट है वो क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। ये वाली स्थितियाँ। हाँ, फ्रेनल ने जो दोनों तरंगागर कौन से, या तो गोली या बेलनाकार लेते हैं, और उन तरंगागरों के आधार पर जब इस विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या करी थी तो उस व्याख्या में उसने थोड़ी जटिल संकल्पनाएं ली थी, है ना, जिसको फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध कहा जाता है। तो थोड़ा टिपिकल होता है उसको एक्सप्लेन करना, जबकि फ्रॉनहोफर में ऐसी कोई संकल्पना नहीं है, कोई किसी प्रकार की संकल्पना नहीं है, वो सीधा का सीधा प्रभाव होता है, वो यहाँ दिखा देता है। इसलिए फ्रॉनहोफर विवर्तन को एक्सप्लेन करना क्या होता है, बहुत ईजी होता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में ये जो एंगल बता रहा ना वो बार बार, ये एंगल है ना, इस एंगल का जो झुकाव बता रहा ना, थीटा, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग पॉइंट्स अपन को इंटेंसिटी मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप है वो किस पर निर्भर करता है, इस झुकाव पर निर्भर करता है। विवर्तित जो तरंगिकाएं हैं उनके झुकाव कोण पर, थीटा पर निर्भर करता है। फ्रेनल में ऐसा कोई झुकाव पर निर्भरता नहीं रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनमें क्या था, डिफरेंस था जो आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद तब तक के लिए।